देश के रहे हैं और जर्मन भाषा में काम किया है, इसलिए दर्शन शास्त्र की सबसे ज्यादा पुस्तकें जर्मनी में छपी हैं। इसी तरह से चित्रकारी की, कलाकारी की, संगीत की, सिनेमा की सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में है, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा काम हुआ है इस विषय पर। कला, चित्रकारी, भवन निर्माण, मूर्ति कला, वास्तुकला, इन सब कलाओं पर सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं वो फ्रेंच में है। और इतिहास के विषय में सबसे ज्यादा पुस्तकें छपी हैं दुनिया में वो स्पेनिश में है, पोर्चुगीज में है, फ्रेंच में है, जर्मन में है। अगर आप इसमें अंग्रेजी को ढूंढेंगे तो अंग्रेजी कहीं नहीं है। अगर एक शब्द में, एक वाक्य में मैं ये कहूं कि इतिहास में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर सभी भाषाओं में हैं। दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं में है, जर्मन में तो सबसे ज्यादा है। विज्ञान और तकनीकी में सबसे ज्यादा पुस्तकें रूसी भाषा में है, अंग्रेजी में तो बहुत कम है, क्योंकि अंग्रेजी में विज्ञान और तकनीक का शोध सबसे कम हुआ है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आप ये कहेंगे कि हमको तो सारी दुनिया में ये बताया जाता है, ये वैज्ञानिक इंग्लैंड का, वो वैज्ञानिक इंग्लैंड का, ये तकनीशियन इंग्लैंड का, वो तकनीशियन इंग्लैंड का। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत खराब है, लेकिन वो सच्ची बात है। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी में सबसे कम विज्ञान और तकनीकी पर शोध हुआ है, लेकिन दुनिया में जो कुछ अंग्रेजी में छपा है उनमें से आधे से ज्यादा चोरी का है। दूसरों ने शोध किया है, उसको अंग्रेजों ने अपना नाम लगा के छाप दिया है। कभी समय आया तो आपके सामने एक विषय पे बात करूंगा कि अंग्रेज वैज्ञानिकों ने भारत के वैज्ञानिकों की क्या क्या शोध चुराई है और कौन कौन सी तकनीकी अपने नाम से प्रकाशित कराई है। दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है। संकेत में कह रहा हूं कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, राइट ब्रदर्स से लगभग 14-15 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार पूना में हुआ था, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था। इसी तरह से सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया गया, बर्फ का आविष्कार अंग्रेज वैज्ञानिकों ने किया। एक तो बर्फ वो होती है जो प्रकृति से हमको मिलती है, बारिश जैसे गिरती है ना वैसे बर्फ गिरती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रयोगशाला में बर्फ बनाने का आविष्कार ये कहते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया 17वीं शताब्दी में। हमारे पास इस बात के प्रमाण है कि 10वीं शताब्दी में भारत में बर्फ निर्माण की फैक्ट्रियां चलती थी। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में बर्फ का निर्माण का उन्होंने पहली बार शोध किया। यहाँ 10वीं शताब्दी में सन 1000 के आसपास बर्फ बनाने की सैकड़ों फैक्ट्रियां थी भारत में, जहाँ फैक्ट्री में बर्फ बनती थी, और बर्फ का आविष्कार तो उसके बहुत पहले का है। ऐसी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा झूठ प्रचारित कर रखा है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किया। किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो आपने पढ़ा है ना बचपन में, न्यूटन के 3 सिद्धांत या न्यूटन के 3 नियम। क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तो भारतीय वैज्ञानिक सब 9वीं 10वीं शताब्दी में बोलकर चले गए, किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी शोधें बहुत पहले हो चुकी थी, अंग्रेजों ने उनको अपना नाम लगा लगा के सारी दुनिया में प्रचारित कर दिया। आपको मालूम है एक अंग्रेज के नाम से सारी दुनिया में कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। टेलीफोन का आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु का है। वो अंग्रेज ग्राहम बेल अपने नाम से सारी दुनिया में छपा लिया उसको। यूरोप के और अंग्रेजों के नाम ये कहा जाता है कि पौधों में जीवन है, पौधे हंसते हैं, पौधे बोलते हैं, पौधे रोते हैं, पौधे मुस्कुराते हैं। ये सबसे पहली शोध अंग्रेजों के द्वारा दुनिया में आई। ये शोध तो भारतीय वैज्ञानिकों की है और अंग्रेजों से सैकड़ों साल पहले की है। तो अंग्रेजों ने विज्ञान और तकनीकी में कोई मूल शोध नहीं किया है। दूसरे देशों में जो शोध हुए हैं उनको चुरा चुरा कर अपने नाम से प्रकाशित किया है। हम तो ऐसे एक मुश्किल में फंस गए कि जब अंग्रेज सारी दुनिया को ये कह रहे थे कि ये विज्ञान की शोध हमने की, ये विज्ञान की शोध हमने की, अगर उस समय भारत आजाद होता तो अंग्रेज सारी दुनिया के सामने झूठे सिद्ध हो जाते और हम उनके मुकाबले खड़े होकर कहते कि झूठ मत बोलो, ये शोध तो पहले भारत में हुई है और इस शताब्दी में हो चुकी है।
ये आपको मालूम है चिकन पॉक्स एक बीमारी होती है, उसके टीके लगाने के आविष्कार के बारे में अंग्रेजों के नाम लिखा हुआ है कि टीके का आविष्कार अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों से 300 साल पहले इस भारत देश में चिकन पॉक्स का टीका बनता था और लगाया जाता था, उसके प्रमाण मिल चुके हैं। और अब अंग्रेजों ने इसमें बोलना बंद कर दिया। ऐसे अंग्रेजों ने सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया कि शल्य चिकित्सा में सबसे ज्यादा शोध हमने किया। अब उन अंग्रेजों के मुंह पर हम मार सकते हैं कि तुमने शल्य चिकित्सा में क्या किया। दुनिया की शल्य चिकित्सा में जो आधुनिकतम चिकित्सा मानी जाती है प्लास्टिक सर्जरी, वो भारत में अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले से चल रही थी और उसके प्रमाण खुद अंग्रेज वैज्ञानिकों ने और अंग्रेज शल्य चिकित्सकों ने लिखे हैं अपनी पुस्तकों में। अब हमारी मुश्किल क्या है कि हम सारी दुनिया को अमेरिका और इंग्लैंड मानते हैं और ये 2 देश हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा 198 और भी देश हैं पूरी दुनिया में। अब क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे 3-4 देशों में अंग्रेजी है, तो हमारी दुनिया भी इन्हीं देशों तक सीमित हो गई है। हमारे लिए 7 समंदर पार माने इंग्लैंड, हमारे लिए 7 समंदर पार माने अमेरिका। 7 समंदर पार तो 198 देश हैं, ये इंग्लैंड और अमेरिका तो 2 हैं। तो चूंकि 2 देशों तक हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हमको दिखाई देता है कि जो भी कुछ विदेशी नाम है वो सब अंग्रेज है। अंग्रेज नाम तो बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। अगर आप बहादुरी में देखेंगे, जिन्होंने बहादुरी से सेनाओं के नेतृत्व करके दुनिया के देशों को जीता है, ऐसे लोगों की सूची बनाएंगे तो अंग्रेजों का नाम उसमें बिल्कुल नीचे फिसड्डी है। मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ, जो थोड़े दिन पहले पता चली कि इंग्लैंड की तरफ से जितने बहादुर सेनापति दूसरे देशों को जीतने के लिए निकले, उनमें से एक भी इंग्लिश नहीं था, सब स्कॉटिश थे। सारे के सारे स्कॉटिश थे। और स्कॉटलैंड एक अलग देश है, जिनकी अलग भाषा है, जिनकी अलग भूषा है, जिनका अलग पूरा का पूरा साहित्य है, जिनकी मुद्रा अलग है, जिनके कानून अलग हैं, जिनका संविधान अलग है। स्कॉटलैंड बिल्कुल इंग्लैंड से अलग देश है। और स्कॉटलैंड के जो निवासी थे वो चूंकि अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, इसलिए अंग्रेज जहां भी मरने के लिए भेजते थे स्कॉटिश लोगों को भेज दिया करते थे, ये खुद नहीं जाते थे कभी युद्ध में। इसलिए दुनिया में जितने अंग्रेजों के नाम पर बड़े नाम लिए जाते हैं सेनापतियों के, वो सब स्कॉटिश हैं। और दूसरे नंबर पर आयरिश हैं। इंग्लिश तो बहुत कम है। मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं। भारत में 84 गवर्नर जनरल आए अंग्रेजों की तरफ से राज करने के लिए। पहला आया रॉबर्ट क्लाइव। आपको मालूम है ये रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था, ये इंग्लिश नहीं था। और आखिरी आया वो भी अंग्रेज नहीं था, वो आयरिश था। माउंटबेटन का नाम हमने सुना। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन और भारत में पहला अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव स्कॉटिश था और माउंटबेटन आयरिश था। तो स्कॉटिश और आयरिश जैसे 84 बड़े अधिकारी यहाँ आए। हम दुर्भाग्य से उन सबको अंग्रेज मान के बैठे हैं, वो अंग्रेज नहीं थे। आयरिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है, स्कॉटिश अलग कौम है, इंग्लिश अलग कौम है। दुनिया के सारे महान सेनापतियों के नाम गिनो। गैरीबॉल्डी वो अंग्रेज नहीं था, नेपोलियन वो अंग्रेज नहीं था, बिस्मार्क वो अंग्रेज नहीं था, चार्ल्स द गॉल वो अंग्रेज नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव वो अंग्रेज नहीं था। दुनिया भर में जिन लोगों ने ख्याति पाई अपने सेनापति होने के नाम पर, सेना का नेतृत्व करने के नाम पर, एक भी उनमें से अंग्रेज नहीं है। अपवाद के लिए 1-2 को छोड़ दिया जाए तो आप बोलिए अंग्रेजों को कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। और भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई इस अंग्रेजी भाषा में। वो गलतफहमी पता है क्या हुई है? हमारी भाषा जो अंग्रेजी हो गई, राष्ट्रभाषा जैसी अंग्रेजी हो गई, हर जगह अंग्रेजी है, तो हमारी सेना में भी अंग्रेजी है। अब सेना में अंग्रेजी होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को ये हो रहा है कि भारत में जो वीर जातियां हैं, जो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ सकती हैं, वो अंग्रेजी जानती नहीं है। और जो लल्लू चप्पू किस्म के लोग हैं, जो वीरता में बिल्कुल शून्य हैं, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं। इसलिए हम युद्ध हार गए चीन का 1962 में। ये अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी कमनसीबी। अब मैं अंत में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, बहुत गहरी।
भारत के लोगों ने और सारी दुनिया के लोगों ने जो अंग्रेजी के समर्थक है ना और अंग्रेजी के विरोधी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ अभी प्रचारित करना शुरू किया है। और वो झूठ प्रचारित क्या करना शुरू किया है, जैसे ही हम अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं तो भारत में कुछ लोग कह देते हैं ये अंग्रेजी भाषा का विरोध माने ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं और ईसाइयों के समाज से अंग्रेजी को जोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में ये संयोग की बात है कि ज्यादातर अंग्रेजी स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है, ज्यादातर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है। तो जब हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं तो ये ईसाई संस्थाएं समझती हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं सभी ईसाई संस्थाओं को विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं और सारे देश का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि परम पूजनीय ईसा मसीह की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। ईसा मसीह ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो संदेश दिए हैं, जो व्याख्यान किए हैं और जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ बोला है, वो अंग्रेजी में नहीं है, वो एक दूसरी भाषा में है। उस भाषा का नाम है अरमैक। अरमैक नाम की एक भाषा चला करती थी ये इलाके में जहां इस समय इजराइल है, जहां इस समय फिलिस्तीन है। इजराइल है, फिलिस्तीन है, इस क्षेत्र में एक भाषा चला करती थी आज से कुछ वर्ष पहले तक, लगभग 2000 वर्ष पहले तक। उस भाषा का नाम है अरमैक और उसकी अपनी लिपि थी। और अरमैक लिपि को अगर आप समझना चाहें तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बांग्ला लिपि है। हम बांग्ला लिखते हैं ना, बांग्ला, आसामी लिखते हैं, बिल्कुल इसी लिपि में अरमैक लिखी जाती थी। और अरमैक के बहुत सारे शब्द हिंदी में मिलते हैं। हो सकता है हिंदी में से बहुत सारे शब्द अरमैक में गए हों, क्योंकि हिंदी का इतिहास तो अरमैक से बहुत पुराना है। तो अरमैक भाषा में बोलते थे ईसा मसीह और अरमैक भाषा में लिखे गए उनके सारे व्याख्यान। और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे पहली बाइबल लिखी गई वो भी अरमैक में लिखी गई। अंग्रेजी में बाद में उसका भाषांतर हुआ। तो दुनिया भर के ईसा मसीह को मानने वाले जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी ईसा मसीह की भाषा नहीं थी, अंग्रेजी बाइबल की भाषा कभी नहीं रही। ईसा मसीह के सारे व्याख्यान अरमैक में हुए, सब कुछ उन्होंने साहित्य अरमैक में लिखा है। इसलिए वो अपने आप को इस बात से जोड़कर ना देखें कि अंग्रेजी भाषा का विरोध ईसाइयों का विरोध है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी विकसित हुई तो उसने अरमैक भाषा को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। अंग्रेजी भाषा ने दुनिया की सैकड़ों सैकड़ों छोटी भाषाओं को खत्म किया है, उसमें से अरमैक भाषा को खत्म किया गया जिसमें मूल रूप से बाइबल लिखी गई सबसे पहले। और एक गहरी बात कहना चाहता हूं, दुनिया के सारे बड़े ग्रंथ जिन्होंने व्यवस्थाएं बदली हैं, जिन्होंने व्यवस्थाओं को नया बनाया है, जिन्होंने सारी दुनिया का इतिहास नया लिखा है, ऐसे सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुरान जो है ना वो अंग्रेजी में नहीं है, बाइबल जो है वो अंग्रेजी में नहीं है। दुनिया में यहूदी धर्म है, उसकी एक पवित्र पुस्तक है जिसको जेंदावस्ता कहते हैं, वो हिब्रू में लिखी हुई है, वो अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि यहूदियों की मातृभाषा हिब्रू है, अंग्रेजी नहीं है। और इजराइल जो देश बना है वो हिब्रू मातृभाषा को अपनाकर नया देश बना है। तो कुरान अंग्रेजी में नहीं, जेंदावस्ता अंग्रेजी में नहीं, बाइबल अंग्रेजी में नहीं। और हम भारत के वेदों की बात करें तो कोई वेद अंग्रेजी में नहीं। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, सब संस्कृत में है। उपनिषद सारे संस्कृत में है। माने जिन शास्त्रों ने, जिन ग्रंथों ने दुनिया को बदला है, दुनिया की व्यवस्थाओं को बदला है, क्रांतियां की हैं जिन शास्त्रों ने और ग्रंथों ने, एक भी ग्रंथ पूरी दुनिया में अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ है। आप सोचो कितनी गरीब भाषा है ये अंग्रेजी। हमारे देश के बारे में और दुनिया के देशों के बारे में एक और सच्चाई मुझे कहनी है, वो ये कि भारत को छोड़कर दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां विदेशी भाषा का अखबार छपता हो। परम पूजनीय स्वामी जी एक बार अक्सर हमको कहते रहते हैं हर बार कि भारत छोड़कर दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हो। माने भारत अकेला देश है जो विदेशी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां विदेशी भाषाओं के अखबार छपते हैं और बिकते हैं। भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देश में विदेशी भाषाओं के अखबार बिकते नहीं है। छपते तो हैं
लेकिन मिलते नहीं है आसानी से। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच के ही अखबार मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते हुए आप परेशान हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में जाएंगे, सब अखबार स्विस में मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते परेशान हो जाएंगे। जर्मनी में जाएंगे, चीन में जाएंगे, जापान में जाएंगे, सब जगह अखबार मिलेंगे, उनकी मातृभाषा के बिकेंगे, छपेंगे, मिलेंगे। भारत एक अकेला देश है जहां कहीं भी चले जाइए अंग्रेजी के अखबार तो जरूर मिल जाएंगे। दिल्ली में मिल जाएंगे, यहाँ हरिद्वार में मिल जाएंगे, आगरा है, बरेली है, छोटे छोटे शहरों में मिल जाएंगे। बहुत शर्मनाक है ये स्थिति कि हमारे यहाँ विदेशी भाषा के अखबार हर जगह मिल जाएं और दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो विदेशी भाषा का कोई अखबार ना मिले। और पता चला कि हमारे देश में तो नीतियां भी ये अंग्रेजी अखबार के मालिकान ही बनवाते हैं और बड़े अखबारों में विज्ञापन भी अंग्रेजी अखबारों को ही मिलते हैं। और चूंकि विज्ञापन ज्यादा अंग्रेजी अखबारों को मिलते हैं, इसलिए नीतियां बनवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत के जो नीति निर्धारक हैं, अधिकारी और नेता, ये ज्यादातर अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और वो उसी से प्रभावित होकर नीतियां बनाते हैं। इसलिए आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या का समाधान भारत की नीतियों में नहीं मिलता, व्यवस्थाओं में नहीं मिलता। मैं एक दो छोटी सी कुछ गहरी और दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये भारत के बारे में एक बहुत गहरी बात जो मुझे बहुत चुभती है, वो ये कि आजादी जब नहीं मिली थी तब इस देश में गुलामी थी और 565 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आजादी मिल गई, आजादी आ गई और 565 राज्यों के अब 33 राज्य बन गए। लेकिन आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि जब भारत आजाद नहीं था तो 565 राज्यों की मूल भाषा स्थानीय भाषा हुआ करती थी, मातृभाषा हुआ करती थी, अंग्रेजी किसी राज्य में नहीं चलती थी। लेकिन भारत जब आजाद हो गया तो भारत में मूल भाषा, मातृभाषाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई और हर जगह अंग्रेजी 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 हावी हो गई। भारत में अंग्रेजों के जमाने में जो कलेक्टर हुआ करता था, उसको एक निर्देश होता था कि वो स्थानीय भाषा को जब तक सीखेगा नहीं, उसको किसी भी पद पर रखा नहीं जाएगा। अब आजादी के बाद जो कलेक्टर होता है इस देश में, उसको ये निर्देश होता है कि स्थानीय भाषा जानो या न जानो, अंग्रेजी आनी चाहिए, तभी तुमको नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो नियुक्ति नहीं मिलेगी। माने ये दो बातों को अगर हम समझें गहराई से, तो ये कि हम गुलामी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा आजाद थे बनिस्बत आजादी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा गुलाम हैं हम। जब हमारे राजकाज की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है, राजकाज के व्यवहार की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है, मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है, आपको भी शायद होता होगा। आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति अंग्रेजी में संदेश देते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात करते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, राष्ट्रपति संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, भारत के सांसद अंग्रेजी में बात करते हैं संसद में, संसद के बाहर अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के विधायक अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के अंदर बात करते हैं, विधायिकाओं के बाहर बात करते हैं। हमारे देश की अदालतों में न्याय जिसको चाहिए, वादी हो या प्रतिवादी, वो अंग्रेजी में बेचारा पूरी बहस को टुकुर टुकुर देखता रहता है। जैसे बकरे को हलाल करते समय बकरा अपनी आंखों से देखता रहता है टुकुर टुकुर, ऐसे न्याय की अदालत में खड़ा हुआ हमारे देश का कोई न्याय पाने वाला व्यक्ति पूरी बहस को अंग्रेजी में देखता रहता है। न उसके समझ में आती है, न उसके पल्ले पड़ती है। उसका वकील अंग्रेजी में बोल रहा है, सामने वाला वकील अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, न्यायाधीश अंग्रेजी में सवाल कर रहा है, अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, अंग्रेजी में पूरा का पूरा वो न्याय का फैसला लिख रहा है, वो फैसले की छपाई अंग्रेजी में हो रही है और वो न्याय पाने वाले के हाथ में दे दी जाती है। भाई तुम इसको पढ़ लो और समझ लो। क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा? क्योंकि 1 करोड़ से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं, समझते हैं। बहुत दुख होता है जब हम बाजारों में जाते हैं, दुकानों पर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में लिखी गई हैं, दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं। हम इस देश में गलियों में, द्वारों पर घूमते रहते हैं, द्वारों के बाहर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में है, द्वारों की गलियों के नाम अंग्रेजी में है, सड़कों के नाम अंग्रेजी में है। सरकार ने आज तक वो नाम नहीं बदले हैं। कहीं कर्जन रोड है, कहीं लॉरेंस रोड है, कहीं मैकडॉवल रोड है, तो कहीं पैथिक लॉरेंस रोड है, तो कहीं लिलिथगो रोड है, तो कहीं डलहौजी रोड है, तो कहीं डलहौजी नगर है, तो कहीं वास्को डिगामा नगर है। कहीं कहीं इस देश में शर्मनाक स्थिति है
कि करजन जिसने भारत का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर, उसके नाम से भवन है, उसके नाम से रियासतें हैं, उसके नाम से गलियां हैं, उसके नाम से सड़कें हैं, तो हर जगह अंग्रेजी 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 छाई हुई है। इससे भी ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है कि भारत के किसान जो खेती करते हैं उनको बीज दिए जाते हैं, तो बीज बेचने वाली कंपनियां जो पैकेट बनाती हैं वो पैकेट सब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। दवा छिड़कनी है अगर किसी किसान को कीटनाशक, तो दवा के ऊपर जो संदेश लिखे जाते हैं वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। खाद की जो बोरियां होती हैं उस पर अंग्रेजी भाषा छपी होती है, लिखी रहती है। कोई किसान अंग्रेजी जानता नहीं है, कोई किसान अंग्रेजी समझता नहीं है, लेकिन उसको बेची जाने वाली कीटनाशक दवाएं, उसको बेचे जाने वाले बीज, उसको बेचे जाने वाला खाद, सब कुछ अंग्रेजी 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 में होता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? किसान को मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में किसी दवा के लिए लिखा गया है कि इस दवा को थोड़ी ही मात्रा में लेना है। किसान कई बार ज्यादा मात्रा में लेता है, वो खुद मरता है, दूसरों को भी मारने का कारण बन जाता है। साधारण लोग हमारे देश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, अंग्रेजी भाषा में उनसे बातें की जाती हैं, उनको खतो किताबत अंग्रेजी भाषा में की जाती है। तो ऐसी स्थिति जब पूरे देश में हो तो हमें इस भाषा के स्तर की गुलामी को तो अब उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा। मेरे मन में तो एक ही बात है कि जैसे अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका, वैसे अब अंग्रेजी को उखाड़ कर फेंकना है। यही एक काम बाकी है जो हमारे शहीदों के, क्रांतिवीरों के सपनों से जुड़ा हुआ है। और ये भारत स्वाभिमान का अभियान चाहता है कि सारे देश में से अंग्रेजी हटे। तो आप बोलेंगे अंग्रेजी कहाँ कहाँ से हटे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अंग्रेजी हमारी अदालतों से हटे, अंग्रेजी हमारी शिक्षा व्यवस्था में से हटे, अंग्रेजी हमारी शासन व्यवस्था में से हटे, अंग्रेजी हमारे कारखानों से हटे, अंग्रेजी हमारी फौज में से हटे, अंग्रेजी हमारी प्लाटून में से हटे, अंग्रेजी हमारे वैज्ञानिक संस्थानों से हटे, अंग्रेजी हमारे कृषि संस्थानों में से हटे, अंग्रेजी हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली सरकारी संस्थाओं में से हटे। इन सभी जगह से अंग्रेजी हटाई जाए। तो आप बोलेंगे कहाँ भेजा जाए? इसको 7 समंदर पार इसके देश में छोड़कर आया जाए। हमारी जगह से ये अंग्रेजी हटे। या तो ये 7 समंदर पार भेजी जाए अंग्रेजी, या इस अंग्रेजी को पुस्तकालयों में बंद कर दिया जाए, या इस अंग्रेजी को विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दे दिया जाए। विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं, उनमें अंग्रेजी सीखने और सिखाने का काम चलता रहे, बाकी भारत के हर स्थान से अंग्रेजी हट जाए। तो आप कहेंगे जी कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखनी है, जिनको अंग्रेजी सीखनी है वो विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले लेंगे, अंग्रेजी सीख लेंगे। आपने देखा है दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। कोई कहता 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। अभी यहाँ हरिद्वार में तो ऋषिकुल चौक पर होर्डिंग लगा है, 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। जब हमारे यहाँ इतने महान महान लोग हैं जो 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं, तो 15 साल क्यों बर्बाद करना अंग्रेजी सीखने में? हम तो 15 दिन में सीख लेंगे। ऋषिकुल चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ जाके भर्ती हो जाएंगे, 15 दिन में कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी सीख जाएंगे, और इतनी तो सीख जाएंगे कि अंग्रेजों से बात कर सके, उनको समझा सके, उनकी समझ सके। हमको अंग्रेजी भाषा 15-15 साल पढ़ने की क्या जरूरत है? पहली कक्षा से अंग्रेजी, दूसरी से अंग्रेजी, तीसरी से अंग्रेजी, और अंतिम कक्षा तक अंग्रेजी। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। और इस अत्याचार में नुकसान पता है क्या होता है? हम भाषा को सीखते सीखते सारा समय बर्बाद कर देते हैं, विषय हम सीख नहीं पाते। हमको गणित सीखना है, हमको दर्शन शास्त्र सीखना है, इतिहास सीखना है, भूगोल सीखना है, हमको भौतिकी सीखनी है, रसायन शास्त्र सीखना है, अन्य अन्य शास्त्र सीखने हैं, लेकिन ये चूंकि सब अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं तो अंग्रेजी सीखने में ही 8-10 साल निकल जाते हैं। फिर इन शास्त्रों को सीखने का जब समय आता है तो अंग्रेजी के बोझे से इतने लद जाते हैं कि ये शास्त्र छूट जाते हैं, अंग्रेजी आगे आ जाती है। और जो लोग शास्त्र सीख जाते हैं उनको चूंकि अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए माना जाता है कि ये जिंदगी के हर क्षेत्र में बेकार है। और इसके चक्कर में हमारे देश का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। 18 करोड़ विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में भर्ती होते हैं और अंतिम कक्षा तक निकलते निकलते वो 1 करोड़ रह जाते हैं। भारत सरकार कहती है 17 करोड़ विद्यार्थी केवल और केवल इस कारण से फेल हो जाते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते। आप सोचो 17 करोड़ विद्यार्थियों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये अन्याय और अत्याचार
अब ज्यादा दिन हमें नहीं सहना है। इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पूरी ताकत और बुलंदी से लड़ना है। भारत स्वाभिमान अभियान इसी काम के लिए समर्पित है और आप सभी भारत स्वाभिमान अभियान के कार्यकर्ता इसी के लिए समर्पित हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन से शुरुआत करिए और इस विदेशी भाषा की गुलामी का जो जुआ आपने अपने कंधे पे ओढ़ रखा है, लाद रखा है, इसको एक क्षण में उठाकर फेंक दीजिए। एक झटके से इस गुलामी को हटाइए, अपने जीवन से इसको निकालिए। आप बोलेंगे हम हमारे जीवन से क्या करें, कैसी शुरुआत करें अंग्रेजी को हटाने की। अंग्रेजी को हटाने की सबसे पहली शुरुआत करिए कि आप अपने घर में बच्चों के नाम, बेटे और बेटियों के नाम अंग्रेजी में रखना तत्काल बंद करिए। हमने ऐसी मूर्खता अपने घरों में अपनाई हुई है। बेटे का नाम टिंकू, बेटी का नाम डिम्पल, ट्विंकल, बेबी, डबली, डॉली, डेजी, बबलू, डबलू, बबलू, डबलू, पता नहीं क्या क्या नाम है। नामों का अर्थ नहीं मालूम, रखे हुए हैं। मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है। पिताजी का नाम राम प्रसाद, माता जी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अभी राम प्रसाद और गायत्री देवी का टिंकू कहाँ से आया, जरा बताइए। और जिन महानुभावों ने अपने बेटों के नाम टिंकू रखे हुए हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आज और अभी ये नाम बदल दें, क्योंकि टिंकू का अंग्रेजी में अर्थ होता है आवारा लड़का। आपका सीधा साधा अच्छा खासा बेटा, आप उसको टिंकू बोल बोल के आवारा बनाना चाहते हैं? नाम बदलिए उसका। अपने पास बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत में नाम है, हिंदी में नाम है, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सब भाषाओं में अच्छे नाम है। तो बच्चों के नाम तत्काल बदल दीजिए और उनको ये टिंकू, पिंकू, डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू इन नामों से बुलाना तुरंत बंद कर दीजिए। यहाँ से शुरू करिए। फिर दूसरा निवेदन आपसे है वो ये कि अंग्रेजी भाषा को अपने हस्ताक्षर से हटाइए। हम अक्सर पत्र लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे, गुजराती में लिखेंगे, तमिल तेलुगु में, हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर देंगे। तुरंत बंद करिए। सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें या राष्ट्र भाषा में करें, अंग्रेजी के हस्ताक्षर तत्काल बंद करें। और आपके तो बैंक के खातों में जो हस्ताक्षर आपने दे रखे हैं ना नमूने के रूप में, वो तुरंत जाके बदलवा दें अगर वो अंग्रेजी में है तो। आप बोलेंगे बैंक बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बैंक को एक निवेदन पत्र दीजिए, आपके हस्ताक्षर का नमूना एक दिन में बैंक बदलने को तैयार है, क्योंकि बैंकों में अब ये नीति है कि हिंदी में लिखे हुए पत्र, हिंदी में हस्ताक्षर किए हुए चेक या ड्राफ्ट बैंक में स्वीकार होते हैं। तो आपके बैंक खातों से हस्ताक्षर का नमूना बदलें, वो हिंदी में करें, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करें। तीसरा काम, आपके घरों के बाहर अगर आपने अंग्रेजी नाम रखे हुए हैं, KN शर्मा, ये शर्मा तो समझ में आता, KN क्या है? AN शर्मा, DN शर्मा, AB पाठक, AB शुक्ला, ये AB क्या है, DN क्या है, AN क्या है? पीछे वाला तो समझ में आ रहा है, ये आगे वाला क्या है? पूरा नाम लिखिए ना, दया शंकर शर्मा, कृपा शंकर शर्मा, राम अवध शर्मा, राधे श्याम शर्मा। उसको RS शर्मा क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजियत में क्यों जा रहे हैं? तो अपने नामों को नाम पट्टिकाओं से बदलिए। और घरों के नाम अगर आपने कुछ इस तरह से अंग्रेजियत वाले रखे हैं तो वो घरों के नाम हिंदी में करिए, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करिए। और एक कदम आगे बढ़िए, घर के बच्चों को अंग्रेजी में कोई कविता मत सिखाइए, कोई कविता मत सुनाइए। हमारे घरों के बच्चों को हमने ऐसी मूर्खतापूर्ण कविताएं सिखा रखी हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। इसका अर्थ समझो, रेन रेन गो अवे माने बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब हर बच्चा यही बोल रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ, मुझे खेलना है। करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं, भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो, बारिश को वापस बुला लिया तो बारिश तो होगी नहीं, तो अन्न तो पकेगा नहीं, तो धरती तो प्यासी रहेगी, तो हम भूखे रहेंगे, पूरे देश में अकाल पड़ेगा। इसलिए बच्चों को ये कविता मत सिखाइए, रेन रेन गो अवे। उनको दूसरी कविता सिखाइए। एक बहुत सुंदर कविता है, मराठी में है, येरे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। माने बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, जोर जोर से आओ, नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ तुमको, एक बार आ जाओ। क्योंकि भारत बारिश पे ही चलता है,
क्योंकि यहाँ अन्न बारिश पर ही पकता है। तो देखो कितना अंतर है। मराठी की भाषा में लिखी गई कविता देश की जमीन से जुड़ी हुई है, देश की जरूरत को बखान कर रही है, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ।